Good morning, students. Welcome back to this SYJCSP. Once again, we are starting with a new chapter. Last lecture, if you remember, जो चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ बाकी था ट्रांसफर का और ट्रांसमिशन का, उसको हमने कंप्लीट किया था. सो टेक्निकली देखा जाए तो वी हैव फिनिश्ड विद चैप्टर नंबर 1, वी हैव फिनिश्ड विद चैप्टर नंबर 2 एंड वी हैव फिनिश्ड विद चैप्टर नंबर 3. 3 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4. अब चैप्टर नंबर 4 मैं आपको बता दूं, इन योर प्रिंटेड बुक इट इज स्टार्टिंग ऑन पेज 68. आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, पेज 68, चैप्टर नंबर 4, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स. चैप्टर नंबर 3 जो था ना, दैट वाज इशू ऑफ शेयर्स, और ये चैप्टर नंबर 4 इशू ऑफ डिबेंचर्स है. इसमें तकरीबन आधा कुछ जो है वो हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है. मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. तो मैं यहां पर आपको उसका एक क्विक रिव्यू दे दूंगा एंड देन वी विल प्रोसीड टू दिस चैप्टर. चैप्टर छोटा सा ही है, वेटेज भी बहुत कम है. सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू कि सबसे पहली बात, जिस तरह से शेयर्स ओन्ड कैपिटल होता है उसी तरीके से डिबेंचर्स बोरोड कैपिटल होता है. ये वो कैपिटल है जो कंपनी ने उधार पे लिया है. उधार देने वाले को हम क्रेडिटर्स कहते हैं. जो लोग डिबेंचर्स खरीद करके कंपनी को पैसा देते हैं, दे आर द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर की हैसियत या स्टेटस क्या है? डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. अब इंट्रोडक्शन में कुछ एक बात बताना चाहता हूं जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था, दैट द वर्ड डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेर विच मीन्स टू ओ. यानी कि ये डिबेंचर शब्द कहां से आया? ये डिबेंचर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है डिबेर. डिबेर का मतलब होता है कर्ज लेना, टू ओ और टू बोरो, और उसी से हमने डिबेंचर बनाया. क्यों? क्योंकि डिबेंचर के रूप में कंपनी भी बोरो करती है. जैसा मैंने आपसे कहा कि जो लोग डिबेंचर खरीद के कंपनी को पैसा देते हैं, दे आर नोन एज द डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स ने उधार का पैसा दिया है, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. वेल, ये बोरोड कैपिटल या डिबेंचर्स कंपनी जब बोरो करती है तो डिबेंचर को इशू करना प्रिफर करती है. किसी दूसरे फॉर्म ऑफ बोरोइंग के कंपैरिजन में डिबेंचर्स को ज्यादा प्रिफर किया जाता है. डिबेंचर्स को क्यों ज्यादा प्रिफर किया जाता है? बिकॉज डिबेंचर्स इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस. कंपनी 5 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए डिबेंचर्स इशू कर सकती है. 5 साल है, 8 साल है, 10 साल है, 15 साल है या 25 साल है. कंपनी की कितनी जरूरत है उसके हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए डिबेंचर्स को प्रिफर करती है. अब कंपनी डिबेंचर इशू करके बोरो कर रही है, तो ये बोरो करने का अधिकार या पावर किसके हाथों में है? बोरो करने का अधिकार या पावर जो है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनी के बिहाफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिबेंचर्स इशू करके बोरो कर सकते हैं. बट एक बात बता दूं कि कंपनी डिबेंचर्स तभी इशू कर सकती है यदि कंपनी ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है या कंपनी के डायरेक्टर्स विलफुल डिफॉल्टर ना हो, विजय माल्या की तरह, तो ही कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, अदरवाइज इशू नहीं कर सकती. डिबेंचर्स को इशू करके बोरो किया जाता है. कंपनी शेयर्स की तरह अपने डिबेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कर सकती है. स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने का मतलब है कि जिन लोगों ने ये डिबेंचर्स खरीदे हैं वो इनका स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग यानी कि बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं शेयर्स की तरह. कुछ एक बातें और हैं
कि ये जो डिबेंचर है इसको इशू करके कंपनी बोरो करती है, उधार पर पैसा लेती है, तो जाहिर बात है उधार पर पैसा लिया है तो वापस लौटाना पड़ेगा। You will have to repay the capital after a certain period of time। इसलिए कहा जाता है कि all debentures are redeemable। redeemable का मतलब होता है कि they are repaid after a certain period of time। कंपनी हमेशा के लिए डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती, एक सर्टेन पीरियड के लिए डिबेंचर इशू किया जाता है। ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, लेकिन जब वो पीरियड खत्म होगा तब पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। सो ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। अब डिबेंचर का मीनिंग हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में, इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया। मीनिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेयर विच मीन्स टू ओ। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट के रूप में डिबेंचर सर्टिफिकेट है। इस डिबेंचर सर्टिफिकेट में कंपनी एक्सेप्ट करती है या कबूल करती है कि उसने कर्ज लिया है फॉर ए सर्टेन सम ऑफ मनी। सो डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है डिबेंचर सर्टिफिकेट के रूप में, कंटेनिंग एन एक्नॉलेजमेंट, यानी कि इसके अंदर एक एक्नॉलेजमेंट है और इस एक्नॉलेजमेंट में कंपनी कबूल करती है या एक्सेप्ट करती है कि उसने लोन लिया है, कर्ज लिया है। जो भी डिबेंचर सर्टिफिकेट की फेस वैल्यू होगी कंपनी स्वीकार करती है, अपने कॉमन सील यानी कि सिग्नेचर के साथ कंपनी एक्सेप्ट करती है कि उसने उतना पैसा कर्जा लिया है। कंपनी जब डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर्स के रूप में उधार पे पैसा लेती है तो रिटर्न में क्या देती है? सर, कंपनी डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, दिस इंटरेस्ट इज पेड एट ए फिक्स्ड रेट। डिबेंचर इशू करने के बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर देगी कि वो कितना इंटरेस्ट पे करेगी और फिर अकॉर्डिंगली उतना ही इंटरेस्ट पे किया जाता है हर साल, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। यानी कि डिबेंचर का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड रेट से है और रेगुलर इंटरवल पर। रेगुलर इंटरवल का मतलब है कि कंपनी हर 6 महीने या 12 महीने पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगी और जब मैच्योरिटी हो जाएगी यानी कि डिबेंचर का समय जब पूरा हो जाएगा तब कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे कर देगी। सो डिबेंचर्स जो है इसमें कुछ एक बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो लोग डिबेंचर खरीद के कंपनी को पैसा देते हैं दे आर नोन एज डिबेंचर होल्डर्स। उन्हें हम डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। डिबेंचर होल्डर्स कौन है? सर, ये लोग कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। उन्होंने उधार पे पैसा दिया है और उधार पे पैसा देने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। कंपनी इनको रिटर्न्स, जिस तरह से शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करती है उस तरह से कंपनी डिबेंचर होल्डर को क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। ये इंटरेस्ट जो है ये फिक्स्ड रेट से किया जाता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, उनको फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि ये इंटरेस्ट इनको रेगुलर इंटरवल पर मिलता रहेगा। रेगुलर इंटरवल का मतलब है हर 6 महीने या 12 महीने पर इनको ब्याज मिलते रहेगा। दैट इज हाफ ईयरली और ईयरली, इनके ब्याज का पेमेंट इनको होते रहेगा। और जब मैच्योरिटी होगी दे आर रिडीमेबल। ये देख, यानी कि जब डिबेंचर जितने भी समय के लिए 8 साल 10 साल 20 साल जितने भी समय के लिए इशू किया है,
जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा तो कंपनी उनको रीपे कर देगी। रिडीमेबल मींस इट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। पावर किसके हाथ में है वो तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी डिबेंचर इशू करके लोगों के पास से उधार लेती है। डिबेंचर के मीनिंग के बाद में फीचर्स हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स में कंपनी अलग अलग प्रकार के डिबेंचर्स इशू कर सकती है, ये भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, बट फिर भी आपको एक बार एक क्विक रिव्यू दे देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करती है। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करती है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी बेरर डिबेंचर्स और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। कुल मिलाकर के 8 अलग अलग प्रकार के डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं। जरूरत या आवश्यकता के अनुसार कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स जब कन्वर्ट किए जाते हैं तो वो फुल्ली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, फुल्ली रिडीमेबल भी हो सकते हैं, पार्टली रिडीमेबल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कंपनी की जरूरत कैसी है। अलग अलग प्रकार के डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है और डिबेंचर इशू करके बोरो करती है तो उसे कानूनी नियमों का पालन करना होता है। अब कानूनी नियमों में सबसे मेन कानून जो कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है दैट इज द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 को 2013 में अमेंड किया गया, यानी कि उस कानून में बदलाव किए गए, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कंपनीज एक्ट 2013। ओरिजिनल एक्ट 2013 का नहीं है, ओरिजिनल एक्ट इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 का है। समय समय पर बदलते हुए टाइम के हिसाब से उसमें बदलाव किए जाते हैं। आखिरी बार जब बदलाव किया गया कानून में दैट वाज इन द ईयर 2013। इस 2013 के अंदर कुछ प्रोविजंस यानी के नियम दिए गए हैं। देयर आर सम प्रोविजंस या नियम, साधारण भाषा में कहूं तो इट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा व्हाइल इशूइंग डिबेंचर्स। कि भाई कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू करना चाहती है तो उन्हें डिबेंचर्स को इशू करना पड़ेगा इन नियमों के मुताबिक। इन नियमों में कौन कौन से नियम है सर? इन नियमों के अंदर सबसे पहला नो वोटिंग राइट्स। सी कंपनी जो है ना, इट कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स वाले डिबेंचर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं। देख, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है और वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। कोई भी कंपनी डिबेंचर्स वोटिंग राइट्स के साथ इशू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर है और क्रेडिटर होने की वजह से कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। सो दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। क्रेडिटर्स होने की वजह से डिबेंचर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता और इस वजह से उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं।
कोई भी कंपनी वोटिंग राइट्स वाले डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती है। कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स। ठीक है, ये पहला नियम जो कि कंपनी को ध्यान में रखना है कि कंपनी नॉन वोटिंग राइट्स वाले ही डिबेंचर इशू कर सकती है, वोटिंग राइट्स वाले नहीं कर सकती। प्रोविजन या नियम नंबर 2 है दैट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर। कंपनी अलग अलग प्रकार के डिबेंचर इशू कर सकती है अपनी जरूरत के अनुसार। अब ये अलग अलग प्रकार के डिबेंचर्स में कंपनी जो है रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है। कंपनी रिडीमेबल के अलावा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है। रिडीमेबल वो होते हैं जिनका पैसा सर्टेन पीरियड के बाद लौटा दिया जाता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिन्हें सर्टेन पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी जो है रिडीमेबल और इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल के अलावा कंपनी बेरर डिबेंचर्स इशू कर सकती है। बेरर डिबेंचर्स के अलावा कंपनी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकती है। कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकती है। बट ध्यान रहे, जितने भी डिबेंचर्स कंपनी जो भी डिबेंचर्स इशू करेगी वो सब के सब रिडीमेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिडीमेबल होने चाहिए। दैट मीन्स दे शुड बी repaid, they should be repaid on maturity, यानी कि जब उनका समय खत्म हो जाएगा, जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जो भी 8 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, तो कंपनी उनको उनका पैसा वापस कर देगी। रिपेड ऑन मैच्योरिटी। That is types of debentures. नंबर 3 है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। सी कंपनी डिबेंचर होल्डर को रिटर्न्स के रूप में इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। ये जो इंटरेस्ट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये फिक्स्ड रेट से दिया जाता है और रेगुलर इंटरवल पर दिया जाता है, बराबर है। So this interest is paid at a fixed rate, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। मतलब डिविडेंड का कैसा है, शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, लेकिन इंटरेस्ट के केस में कैसा है, इंटरेस्ट फिक्स रेट से दिया जाएगा, रेगुलर इंटरवल पे दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। यानी कि कंपनी को लॉस हुआ तो भी इंटरेस्ट का पेमेंट तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो रिडेम्पशन भी करना पड़ेगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब है रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी। ये जो कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है और रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी करती है, दैट इज एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। डिबेंचर इशू करने के वक्त, डिबेंचर्स को इशू करने के वक्त कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक कंपनी इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेगी और रिडेम्पशन यानी कि रीपेमेंट करेगी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। नंबर 4 है डिबेंचर सर्टिफिकेट। देख, डिबेंचर खरीद करके डिबेंचर होल्डर कंपनी को उधार पर पैसा देता है। सबूत के तौर पर कंपनी डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है। क्या देती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी को देना कंपलसरी है और इसको इशू करने का एक सर्टेन टाइम पीरियड भी है।
कंपनी जब डिवेंचर का अलॉटमेंट करती है ना, उस अलॉटमेंट करने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। सो डिवेंचर सर्टिफिकेट देख इधर लिख रहा हूं, मस्ट बी इशूड विद इन 6 months। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, 6 महीने के भीतर डिवेंचर सर्टिफिकेट डिवेंचर होल्डर को मिल जाना चाहिए। सो डिवेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस तारीख को कंपनी ने डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर का अलॉटमेंट किया, उस तारीख से 6 महीने के अंदर उसको उसके डिवेंचर्स मिल जाने, डिवेंचर सर्टिफिकेट मिल जाने चाहिए। नंबर 5 है क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। देख कंपनी डिवेंचर इशू करके उधार पे पैसा लेती है डिवेंचर होल्डर को। ये उधार का पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, किसमें इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आज नहीं तो कल पैसे तो लौटाने पड़ेंगे, रीपे तो करना पड़ेगा। तो कहां से रीपे करेंगे? सवाल यही उठता है ना। आज कंपनी ने डिवेंचर इशू करके मान लो 50 करोड़ रुपया कलेक्ट किया। ये 50 करोड़ कंपनी ने फैक्ट्री के अंदर मशीन खरीद लिया। 8 साल के बाद पैसा वापस जब लौटाना है तो क्या करेंगे? मशीन बेचेंगे क्या? अरे मशीन बेचेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो लौटाएंगे कैसे? तो इसके लिए एक प्रोविजन है कि जो भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है उसे एक रिजर्व या फंड क्रिएट करना पड़ता है, विच इज नोन एज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व या फंड कंपनी कहां से बनाएगी? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में से हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा इस रिजर्व में जमा करेगी। हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया जाएगा और ये पैसा कंपनी डिवेंचर होल्डर को रीपेमेंट करने के लिए ही यूज कर सकती है, किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकती। यानी कि इट कैन बी यूज्ड only for redemption of debentures। डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए ही ये पैसा यूज किया जा सकता है, किसी और काम के लिए कंपनी ये पैसा यूज नहीं कर सकती। प्रोविजन नंबर 6 क्या है? अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। देख कंपनी डिवेंचर होल्डर से उधार पे पैसा लेती है। अब डिवेंचर होल्डर का पैसा सुरक्षित है या नहीं, इस बात की कौन देखरेख करेगा? तो इसमें लीगल प्रोविजन ये है कि अगर कंपनी मोर देन 500 डिवेंचर होल्डर से पैसा लेती है, अगर 500 से ज्यादा डिवेंचर होल्डर्स हैं तो फिर कंपनी को डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये डिवेंचर ट्रस्टीज जो है ना, ये डिवेंचर होल्डर्स के हित की रक्षा करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे कि भाई उनका पैसा ना डूब जाए। डिवेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए कंपनी को ट्रस्टीज के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। इन ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए कंपनी और ट्रस्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट को हम ट्रस्ट डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रस्ट डीड। इस ट्रस्ट डीड की वजह से ट्रस्टीज अपॉइंट होंगे। ट्रस्टीज की जिम्मेदारी है डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, उनके हित को, उनके पैसों को सुरक्षित रखना। दे आर अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स।
उसी से जुड़े हुए और दो पॉइंट्स हैं। एक है डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। यह विशेष अदालत है। यदि कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करती है, किसमें? आइदर तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में या पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट में। यानी कि अगर कंपनी समय पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती है या प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं करती है, तो डिबेंचर ट्रस्टीज इस विशेष अदालत में जा करके कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। दे कैन अप्रोच नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कि भाई कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, समय पर ब्याज नहीं दे रही है या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रही है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो कोर्ट उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। इंपोज रिस्ट्रिक्शन। यदि डिबेंचर ट्रस्टीज को ऐसा लगता है कि भाई कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं वो उसका कर्जा चुकाने के लिए कम पड़ रहे हैं, तो ऐसे में ट्रस्टीज एनसीएलटी को अप्रोच करके कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। किस बात का रिस्ट्रिक्शन? कि भाई कंपनी फर्दर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी और उधार पे पैसा नहीं लेगी। सो इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएटिंग फर्दर लायबिलिटीज। यानी कि ऐसे में ये जो विशेष अदालत है एनसीएलटी, ये कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रोक सकता है कि तुम और पैसा उधार पे मत लो, क्योंकि तुम्हारा कर्जा ऑलरेडी ज्यादा है और तुम्हारे असेट्स कम है। दैट इज इंपोज रिस्ट्रिक्शन। एंड द लास्ट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है नियमों का पालन नहीं करना। दैट इज नॉट टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनीज एक्ट के मुताबिक यदि कोई भी कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है, उसने अगर इनमें से किसी भी नियमों को ब्रेक किया, अगर रूल्स को तोड़ा, तो फिर पनिशमेंट होगा। कंपनी या उसके ऑफिसर क्या तो फाइन देना पड़ेगा यानी कि पेनल्टी, या तो जेल जाना पड़ेगा, या तो दोनों हो सकता है। यानी कि इफ द कंपनी डज नॉट फॉलो द रूल्स, देन द कंपनी विल आइदर हैव टू पे पेनल्टी, जुर्माना देना पड़ेगा, आइदर विल हैव टू गो जेल, और बोथ, दोनों हो सकता है। पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। सो दैट इज द प्रोविजंस फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। यहां तक हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया पेज नंबर 68 बराबर है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये वाला जो रेगुलेशंस जो है वो काम का नहीं है। आप सीधे आ जाएंगे पेज नंबर 70 पर, यानी कि ये जो टॉपिक है ये आपको पेज 70 पे मिलेगा। ये आपके काम का है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।